पिकअप ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड। जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट कैसे करता है कि जो SA नोड है वो इम्पल्स जनरेट करता है और फिर हार्ट मतलब वो जो इम्पल्स है वो हार्ट को बीट करती है। अब होता क्या है कि अगर SA नोड का डिस्चार्ज रेट किसी भी वजह से डिस्टर्ब्ड है और वो कम है, इसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ हार्ट को एक्साइट करेगी, कोई दूसरा पेसमेकर हार्ट को एक्साइट करेगा जिसका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टोपिक पेसमेकर। एक्टोपिक पेसमेकर फॉर एग्जांपल अगर SA नोड फंक्शनिंग नहीं है, वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो AV नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा। AV नोड भी नहीं करेगा तो क्या होगा, पकिंजी फाइबर जो है वो इम्पल्स जनरेट करेंगे। अब थोड़ा सा वहाँ पर ड्यूरेशन थोड़ा डिफरेंस आता है 15 to 20 सेकेंड्स का। अब 5 to 20 सेकेंड सॉरी, अब 5 to 20 सेकेंड्स के अंदर क्या होगा कि अगर आपके ब्रेन सेल्स को 4 to 5 सेकेंड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलता, तो एक स्टेज आती है जहाँ पर जो बिल्कुल चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम, जहाँ पे हार्ट बीट जो है वो डिले पिक किया जाता है, क्योंकि एकदम से वो फंक्शन नहीं करना शुरू करता, बल्कि एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है वहाँ पर टाइम का। उस टाइम के लिए जो इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन है डिलेड पिकअप वाली, दैट इज अल्फा ऑप्शन स्टोक्स एडम सिंड्रोम। यहाँ पे काम एक एक्टोपिक पेसमेकर ही कर रहा है, यानी SA नोड के अलावा ही दूसरा कोई पेसमेकर काम कर रहा है, लेकिन जो डिलेड पिकअप का काम है दैट इज कॉल्ड स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इसके अलावा मर्मर चार्ली ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या होता है कि जब आपका ब्लड जो है वो किसी भी वाल्व से क्रॉस कर रहा है या किसी ओपनिंग से जो है वो पास कर रहा है, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किसी ऑरिफाइस से या किसी नैनो स्पेस से वो पास करता है, तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं मर्मर। इसके अलावा डेल्टा ऑप्शन में एस्कल्टेशन के बारे में दिया गया है। एस्कल्टेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, हम इसको हार्ट साउंड के लिए भी जनरली यूज़ कह देते हैं, लेकिन हार्ट के लिए, लंग के लिए, किसी भी ऑर्गन को हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप से जो आवाज़ सुनते हैं उसके साउंड सुनते हैं एक मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एस्कल्टेशन। तो यहाँ पर डिलेड पिकअप ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अल्फा इज द राइट आंसर। 19th के अंदर क्या है, एथलीट्स शो डैश नॉर्मली। कोई ऐसा फिनोमेना हमने देखना है जो एथलीट के अंदर नॉर्मली होता है। अच्छा, अब ऑप्शन अगर हम देखें, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो, उस कंडीशन को बोलते हैं टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया होता है कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट क्या है कि पर मिनट हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है, तो नॉर्मल हार्ट बीट होती है 75 बीट्स पर मिनट। और वेरिकोज वेन क्या होते हैं कि वेरिकोज वेन बेसिकली वेन्स के अंदर वैल्व्स होते हैं, क्योंकि प्रेशर कम है, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है। अब क्या होता है कि स्पेशली जो लोअर लिम्ब है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, वहाँ पर अगर वैल्व जो है वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, तो ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जो वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर अगर नोट किया हो तो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर वेन जो है वो स्वेल हुई होती हैं, वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। तो एथलीट्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हम हार्ट जो बीट है, हार्ट रेट की बात करें अगर हम करें, तो एथलीट्स का जो हार्ट है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल हार्ट। क्या होता है कि उसका हार्ट स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बीट के अंदर उतना ब्लड जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल हार्ट की बात करें तो उसे 75 बीट्स पर मिनट नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन सिंस एथलीट्स का हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको कम बीट्स पर मिनट के लिए ब्लड चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि एथलीट्स के अंदर ब्रेडिकार्डिया का फिनोमेना होता है, बिकॉज उनका हार्ट मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेस बीट्स पर मिनट के अंदर ही वो इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज सप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मली उनके अंदर ब्रेडिकार्डिया का फिनोमेना होता है। तो 19 का आंसर इज बीटा। नेक्स्ट इज 20, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या है कि एक इलास्टिक स्ट्रक्चर आप इसको कंसिडर करें कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा इलास्टिक है। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज की वॉल्स बहुत थिक एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं। कैपिलरीज की बात करें तो वो वन सेल थिक हैं
उसमें कोई भी इलास्टिसिटी वैसी नहीं है। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो दे आर मोस्ट टेंसेबल बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये स्ट्रेच होंगी, उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट करेंगी और उसको बैलेंस आउट कर लेंगी कुछ टाइम के अंदर अंदर। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दे आर इलास्टिक, दे आर डिस्टेंसेबल। तो वेन्स आर द मोस्ट डिस्टेंसेबल स्ट्रक्चर। और इसी की प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट MCQ 21 है कि अगर इंट्रावीनस सोल्यूशन किसी वेन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड वीनस स्ट्रेस जो है वो नहीं रहता। इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न यही है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिलेड कंप्लाइंस ऑफ द वेन्स। डिलेड कंप्लाइंस ऑफ द वेन्स का मतलब क्या है कि वेन्स के अंदर जब आप कोई सोल्यूशन ऐड कर रहे हो, कोई भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसको बैलेंस आउट कर लेगा। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, ठीक है, ब्लड के अंदर कोई भी आपने इंट्रोडक्शन किया है, मजीद ब्लड फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफ्यूज़ किया है या कोई भी इंजेक्शन है, कोई सोल्यूशन है आपने ट्रांसफ्यूज़ किया है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ वेन्स के अंदर, वो अपनी प्रॉपर्टी डिलेड कंप्लाइंस के थ्रू क्या करेगा, उस प्रेशर को बाय द टाइम डिक्रीज एंड देन टू द नॉर्मल लेने की तरफ आएगा। अगर हम देखें कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तब भी क्या होगा कि उसके प्रेशर को दोबारा नॉर्मलाइज किया जाएगा, अगेन ड्यू टू डिलेड कंप्लाइंस ऑफ द वेन्स। तो अगर हम बात करें इस MCQ के ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस की, तो डिलेड कंप्लाइंस ऑफ द वेन्स, जिसकी वजह से वो उसके अंदर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस नहीं रहता, बहुत टाइम के लिए नहीं रहता, बल्कि उसको बैलेंस आउट करके नॉर्मलाइज करने की तरफ आता है। बाकी ऑप्शंस में देखें, एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन या ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कम होना। एडीमा का होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियम के अंदर आपके फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसको एडीमा बोलते हैं। एंड लॉस ड्यू टू द इंजरी के नॉट बी द रीज़न ऑफ दैट, बिकॉज इंट्रावीनस सोल्यूशन के अंदर तो हम क्या कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, देयर इज नो इंजरी। 22nd MCQ है, मार्क द वेज़ोडाइलेटर एजेंट टू कंट्रोल ब्लड फ्लो। अब कुछ एजेंट्स होते हैं वो कि अपने आपकी वेसल्स को डायलेट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम लोगों ने इसमें से वो पिकअप करना है जो कि वेज़ोडाइलेटर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ये वेज़ो कंस्ट्रक्टर है। सेकेंड ऑप्शन एंजियोटेंसिन 2, इट इज़ अगेन अ वेज़ो कंस्ट्रक्टर। सी है एंडोथेलिन विच इज़ अगेन अ कंस्ट्रक्टर, लेकिन डेल्टा ब्रेडिकाइनिन विच इज़ अ वेज़ो डायलेटर। तो राइट ऑप्शन इज ब्रेडिकाइनिन। 23rd के अंदर क्या है, शॉक रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, अब डिफरेंट किस्म के शॉक हो सकते हैं, हर ऑप्शन को देखेंगे कि हर शॉक के अंदर क्या चीज़ बताई जा रही है। सबसे पहले न्यूरोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है कि अगर वेजोमोटर जो टोन है आपकी, वो किसी भी वजह से अगर लॉस हो जाता है, उसका सडन लॉस हो जाता है, आपकी वेन्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी। वेन्स की डायलेशन से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है, जो आपको एडिकेट सप्लाई है ब्लड की नहीं मिल रही, तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोजेनिक शॉक, जिसकी रीज़न क्या है, वेजोमोटर का सडन लॉस होना, उसकी टोन का सडन लॉस होना। बीटा ऑप्शन में क्या है, एनाफाइलैक्टिक। एनाफाइलैक्टिक में गेन क्या चीज़ हो रही है कि किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर हिस्टामिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हुआ और उसने आपकी जो वेसल्स हैं उसको डायलेट किया, डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर इतना डिक्रीज़ कर दिया कि एडिकेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो अगेन वहाँ पर एनाफाइलैक्टिक शॉक इसको हम बोलेंगे, इसको हिस्टामिन शॉक भी बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज सेप्टिक विच इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी वो शॉक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, इट विल बी कॉल्ड सेप्टिक शॉक। और लास्ट पे हाइपोवोल्यूमिक है, यानी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम अगर किसी भी वजह से डिक्रीज करता है और उसकी वजह से कोई शॉक प्रोड्यूस होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड हाइपोवोल्यूमिक, यानी कम वॉल्यूम होने की वजह से जो शॉक प्रोड्यूस हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली, सेप्टिक। 24th इज स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी इज हॉलमार्क ऑफ रेड सेल्स इन। स्पेक्ट्रिन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसे होती है, बाइकनकेव, उसको मेंटेन क्या कर रहे होते हैं, उनको मेंटेन कर रहा होता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन उसकी शेप को मेंटेन कर रहा होता है। अगर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या डिजीज़ होगी, इट इज़ अल्फा स्फेरोसाइटोसिस, जहाँ पर उसकी बाइकनकेव शेप लॉस होके सफ़ेयर सेल्स बन जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरोसाइटोसिस, यानी सेल्स सफ़ेयर बन गए। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, बीटा के अंदर
पर्नीशियस एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया होता है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड की वॉल्यूम है, ब्लड सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, 7 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाते हैं। इसके अलावा जो हेमाटोक्रिट है वो 60 to 70% इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि नॉर्मल इज़ 40 to 45%। और सिकल सेल एनीमिया हम सारे फेमिलियर हैं, क्या होता है कि ग्लूटामेट जो है वो उसकी जगह वेलिन अटैच होगा उसके स्ट्रक्चर के अंदर, और उसकी जो सिकल सेल शेप्ड बन जाती है, यानी उसकी शेप वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। लेकिन जो स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी की वजह से सफ़ेयर सेल्स बनते हैं वो अल्फ़ा यानी सफेरोसाइटोसिस के अंदर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 25। तो 24 का आंसर वाज अल्फ़ा। 25 क्वेश्चन इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक नाम इंडिकेट क्या कर रहा है कि बड़े सेल्स बनेंगे। अब बड़े सेल्स, ये जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है इसका रीज़न क्या होता है? अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी, बड़े बड़े सेल्स जो प्रीमेच्योर सेल्स बड़े साइज़ के बनेंगे, तो इसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक। यानी चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन कि विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो सेल्स बन रहे हैं, जो वहाँ पर एनीमिया हो रहा है, उसको बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, लेकिन उसके लिए अलग नाम है, गैस्ट्रिक सर्जरी में भी है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए भी है। लेकिन द कॉज ऑफ मेगैलोब्लास्टिक इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 26 के तो 25 का आंसर वॉज चार्ली। 26 क्या है? स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, इट्स सिक्रीशन कंटेन लाइसोसोम दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। यानी स्किन एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहा है, इसकी सिक्रीशन लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब ये टाइप ऑफ डिफेंस किस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है? अब आपके जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे होता है कि अगर हम इसको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनेट या एक्वायर्ड। इनेट क्या है कि वो बाय बर्थ है, और एक्वायर्ड वो आफ्टर बर्थ है। बाय बर्थ यानी इनेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपके वाइट सेल्स भी होते हैं, बाय बर्थ हैं। इस तरह जैसे आपकी स्टमक की सिक्रीशन है, सिलिक सिक्रीशंस होती हैं, आपकी स्किन नेचुरली है, इनेट है वो भी, लाइसोसोमल सिक्रीशंस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अंडर इनेट रिस्पॉन्स आती हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इज चार्ली। लेकिन इसके अलावा जो पैसिव ह्यूमरल सेल मेडिएटेड है उसको भी अगर हम देखें तो इसी डिवीजन को अगर हम कंटिन्यू करें तो इनेट और एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड के अंदर एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, यानी एंटीजन भी हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। अगर एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं तो उसको हम बोलेंगे पैसिव। अगर थ्रू एंटीजन एक्सपोजर है तो वो बोलेंगे एक्टिव। अब एक्टिव के अंदर भी ह्यूमरल भी हो सकती है, सेल मेडिएटेड भी हो सकती है। अगर टी सेल से होगी तो दैट विल बी सेल मेडिएटेड, और अगर बी सेल्स से होगी तो दैट विल बी ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो ये कैटेगरीज हैं, इसका एक चार्ट बना लें बेशक आप लोग, और इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज 27। तो 26 का आंसर वॉज चार्ली। 27 में क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडीज इज मोर रैपिड एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अच्छा, अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी थी, वो उसको कोई एक्सपोजर हुआ किसी एंटीजन से और उसने कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अब अगली दफ़ा जब वो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बने होंगे, उसको याद होगा कि ये एंटीजन ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर आया था, जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज़ बनाई थी। अब ऑलरेडी उसका रिस्पॉन्सिव जो एलिमेंट यानी एंटीबॉडीज़ हैं वो बनी हुई हैं, तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी जो है वो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी दफ़ा एक्सपोजर की वजह से हुआ, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो आपको चार्ट में नज़र आ रहा है कि पहले आपने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी की मुनासिब है। लेकिन अगर सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ, दोबारा से एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल जो बॉडी है वो ऑलरेडी फेमिलियर है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि आपकी जो एंट्री हुई किसी भी एंटीजन के फर्स्ट टाइम में, आपकी बी लिम्फोसाइट जो है वो इनलार्ज करेंगे, लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे, जो प्लाज्मा ब्लास्ट बनाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोलिफरेट करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। हर 9 से 10 घंटे बाद वो डिवाइड करेंगे। डिवीजन में क्या होगा कि दो किस्म के सेल्स बनेंगे, एक तो मेमोरी सेल्स बन गए, दूसरे प्लाज्मा सेल्स बन गए। प्लाज्मा सेल्स
डायरेक्टली बनाए उन्होंने एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ जाके फाइट कर लेंगी जो भी एंटीजन आया है। लेकिन काम यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स का क्या होगा कि जो मेमोरी सेल्स हैं वो आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए जो है वो साइड पर हो जाएंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी इस एंटीजन ने एंटर होना है तो बॉडी को ऑलरेडी पता होगा कि ये एंटीजन ऑलरेडी बॉडी के अंदर आया था जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स की रीज़न होती है मेमोरी सेल्स, ना कि बाकी जो भी रीज़न यहाँ पे दिखी हैं कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो सब कुछ प्राइमरी के रीजंस में ही आता है। प्लाज्मा सेल्स रैपिड प्रोलिफरेट नहीं करते, बल्कि प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज अपने रेट पे ही बनानी है, लेकिन मेमोरी सेल्स की वजह से उसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स रैपिड होता है और स्ट्रॉन्गर होता है प्रीवियस रिस्पॉन्स की निस्बत। तो 27 का आंसर इज बीटा। 28 इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे मैकेनिज्म उसके अंदर रन करे कि वो अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आती हैं, यहाँ पर ऑप्शन दी हैं रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस या मिस्थीनिया ग्रेविस और ऑल ऑफ द अबव। अब अल्फा ऑप्शन में देखें तो क्या होता है कि अगर बॉडी किसी भी आप ले लें एक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन है उससे एक्सपोजर हुआ है उसका, तो बॉडी इम्यून हो जाएगी अपने ही जॉइंट्स और हार्ट के जो मसल्स हैं उसके, हार्ट के जो स्पेशली जो वैल्व्स होते हैं उसके खिलाफ इम्यून हो जाएगी। तो ये अल्फा ऑप्शन में होता है। बीटा में क्या होता है कि अगेन कोई एक्सपोजर हुआ किसी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन से और आपकी बॉडी जो है वो इम्यून हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, जो आप अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो एक नेफ्रॉन का, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, तो उसके अगेंस्ट, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है अपने ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से, यानी बॉडी के अंदर नॉर्मली एसिटाइल कोलिन भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रिसेप्टर ही इम्यून है तो वो अटैचमेंट नहीं होगी, नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एग्जांपल हैं, यानी अपनी बॉडी ने कुछ ऐसे सेल्स ने खुद के सेल्स के नॉर्मल सेल्स के खिलाफ ही इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ली है, वो उनकी